ऑन रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स हम IFRS 17 की सीरीज ऑफ वीडियोस रिकॉर्ड करने जा रहे हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की। तो आज की इस फर्स्ट वीडियो में हम वो डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे कि IFRS 17 ने किस तरह IFRS 4 को रिप्लेस करा। पहली बात तो आप ये जहन में डाल लें कि IFRS 17 बात करता है टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, यानी वो डिसाइड करेगा कि किस एंटिटी पे अप्लाई होना है उसके कॉन्ट्रैक्ट को देख के, ना कि टाइप ऑफ एंटिटी। वो ये नहीं देखेगा कि आपकी कंपनी के ऊपर अगर इंश्योरेंस कंपनी का लेबल लगा हुआ है तो अब आंख बंद करके IFRS 17 अप्लाई कर दो, ना। यानी ये मुमकिन है कि एक इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर पास भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जिस पर IFRS 17 अप्लाई ना हो रहा हो, और ये भी मुमकिन है कि एक नॉन इंश्योरेंस कंपनी हो लेकिन उसके पास ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जिस पर IFRS 17 अप्लाई हो रहा हो। तो इसका मतलब वो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को देखेगा कि उसके अंदर इंश्योरेंस के कैरेक्टरिस्टिक है या नहीं। अब जो ओल्ड स्टैंडर्ड था उसके अंदर सबसे पहला प्रॉब्लम था लैक ऑफ कंपैरेबिलिटी। लैक ऑफ कंपैरेबिलिटी में पहला इशू था प्रीमियम रिसीव। देखें आजकल के दौर में इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, जब आप अपनी इंश्योरेंस कराते हो ना, तो इंश्योरेंस के जो आप प्रीमियम पे कर रहे होते हो वो कुछ अमाउंट के लिए तो आप इंश्योरेंस प्रीमियम ही होता है जिससे आपकी इंश्योरेंस हो जाती है, रिस्क कवर होता है, और उसमें से कुछ पोर्शन आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे होते हैं, यानी जिस पर आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिल रहा होता है। तो अब कुछ इंश्योरेंस कंपनीज पास में क्या कर रही थी, वो पूरा का पूरा जो प्रीमियम मिलता था वो उसको डायरेक्ट इनकम बुक कर देती थी, और कुछ इंश्योरेंस कंपनीज ऐसा करती थी उस प्रीमियम में से कुछ पोर्शन को इनकम बुक करती थी और कुछ को लायबिलिटी बुक कर देती थी लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहां भी कंपेरेबिलिटी के इशू अराइज हो रहे थे, ये भी एक प्रॉब्लम था। सेकंड प्रॉब्लम कॉस्ट इनकर्ड। भाई जब आप इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन करते हो तो उस पर कॉस्ट भी लग रही होती है, तो कुछ इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी होती थी जो कॉस्ट इनकर्ड को कैपिटलाइज करती थी और उसको फिर एमोटाइज कर रही होती थी, और कुछ इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी होती थी जो पूरे के पूरे अमाउंट को एक साथ एक्सपेंस बुक कर लेती थी, जिसकी वजह से भी कंपैरेबिलिटी के इश्यूज आते थे। नेक्स्ट इज डिफरेंट मेजरमेंट मेथड्स। जब मेजरमेंट कर रहे होते हैं लायबिलिटीज की तो उसमें डिस्काउंट रेट्स यूज होते हैं, तो कुछ इंश्योरेंस कंपनीज हिस्टोरिक डिस्काउंट रेट्स पे काम कर रही होती थी और कुछ इंश्योरेंस कंपनीज अपडेटेड डिस्काउंट रेट्स पे काम कर रही होती थी, जिसकी वजह से भी कंपैरेबिलिटी का इशू होता था। अच्छा, इसी तरह इंश्योरेंस के इदारे दूसरे बैंकिंग सेक्टर से भी कंपेरेबल नहीं थे, क्योंकि इंश्योरेंस में जो प्रोसीड्स आती थी वो डायरेक्ट ये लोग इनकम बुक कर देते थे, जबकि बैंक्स और दूसरे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनीज के पास जो प्रोसीड्स आती हैं वो उसको डायरेक्टली इनकम बुक नहीं करते, तो यहां भी कंपेरेबिलिटी का इशू था। सेकंड प्रॉब्लम था, सेकंड हेड था लैक ऑफ रेलेवेंस। यूज अजम्पशंस। जी, जब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को मेजर करना होता था तो कितने इदारे ऐसे होते थे जो उस वक्त के हालात की अजम्पशंस, जो उस वक्त के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की अजम्पशंस लेते थे और बाद में उसको अपडेट करते ही नहीं थे, तो उसकी वजह से वो रेलेवेंट नहीं रहता था। नेक्स्ट इशू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन एसेट्स हेल्ड। देखें इंश्योरेंस कंपनीज के दो काम आप सोचें, एक तरफ से वो आपसे प्रोसीड्स लेती है और दूसरी तरफ से उसको इन्वेस्ट भी करती है। तो इन्वेस्टमेंट जो इंश्योरेंस कंपनी कर रही है वो एसेट है और जो आपसे प्रोसीड ली है वो लायबिलिटी है। तो अब ये लोग क्या करते थे, उन एसेट्स पर जो रिटर्न की परसेंटेज आ रही होती थी ना, तो लायबिलिटीज को मेजर करने के लिए भी वही सेम रेट यूज कर लेती थी। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम है भाई, जरूरी नहीं है एसेट्स और लायबिलिटीज हर फुल टाइम लिंक्ड हो, पहला मसला। सेकंड मसला ये, मुमकिन है एसेट की लाइफ, एसेट का मैच्योरिटी पीरियड 2 साल हो जबकि वो लायबिलिटी 5-10 साल वाली हो, तो अब आप 2 साल वाले रेट को 5-10 साल पे यूज कर रहे हो, ये गलत है। इसी तरह एसेट्स में कई बार आपको गारंटीज देनी, सामने वाला गारंटी दे रहा होता है इन्वेस्टमेंट करते वक्त, और यहाँ जो है आप कोई गारंटी नहीं दे रहे, तो अब ये इंटरेस्ट रेट यहाँ एज ए डिस्काउंट रेट यूज करना मुनासिब बात नहीं है। देन नो यूज ऑफ टाइम। यस, आपको पता है कि जब लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म हो, 1 साल या उससे ज्यादा वाली लायबिलिटीज हो, तो IFRS कहता है कि आप डिस्काउंटिंग करो। तो कितनी इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी भी थी जो डिस्काउंटिंग नहीं करती थी अपनी लायबिलिटीज के लिए। देन लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। देखिए आपको पता है इंश्योरेंस कंपनी बड़ा रिस्क बेयर करती है, भाई पता नहीं कब एक्सीडेंट हो जाए और कब कितना बड़ा अमाउंट पे करना पड़ जाए, तो कुछ इंश्योरेंस कंपनीज ने अपनी उस लायबिलिटीज के साथ एक इम्प्लिसिट अलाउंस बनाना शुरू कर दिया रिस्क बेस से बचने के लिए, और उसमें जब वो अलाउंस बनाते थे ना, तो उस अलाउंस के साथ उसके डिस्क्लोजर नहीं डालते थे, ना उसके अजम्पशंस डालते थे कि किस बेसिस पे अराइज हो रहा है। सिमिलरली एक और प्रॉब्लम ये था कि इंश्योरेंस कंपनीज जो डिफरेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करती थी ना, उसको भी डिस्क्लोज नहीं करती थी कि किन सोर्सेस से आए। तो ये सारे प्रॉब्लम्स IFRS 4 के अंदर मौजूद थे, और फिर IFRS 17 ने आके इनको ओवरकम किया। कैसे किया, इसके लिए आप स्टे ट्यून्ड, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस बारे में बताएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।